कैसे है आज इसका अंदाजा आप सभी लगा रहे होंगे, क्योंकि आज इस देश का बजट पेश कर दिया गया है। 2022-23 के इस बजट में सरकार ने अगले 100 साल का एक विजन डॉक्यूमेंट भी पेश किया, जो बजट के मुख्य बातों में समय समय पर वित्त मंत्री की तरफ से बाकायदा जिक्र किया जाता रहा है। एक बड़ा सवाल है कि जो सरकार और विपक्ष इस बार किसानों को लेकर के, मिडिल क्लास के लोगों को लेकर के और खास करके उन तमाम उन पहलुओं पर जिस पर सरकार ये दावा करती है कि उसने बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ किया, उस पर क्या ये सरकार आगे का विजन रखती है। और इन 1-2 सालों में वो तो बात रही ही रही, साथ ही साथ दशक नहीं, अगले 2 दशक नहीं, बल्कि 100 साल का एक विजन भी प्रस्तुत किया गया। निश्चित रूप से एक अग्रगामी और प्रगतिशील बजट बताने की कोशिश की गई, लेकिन सवाल यह है कि सबको बहुत राहत दी गई, सबके लिए बहुत बड़े विजन बनाए गए। लेकिन एक आम बात, जब बजट की चर्चा होती है तो अक्सर मध्यम वर्ग, जो इस भारत की असली ताकत और रीढ़ है, अगर किसानों की बात उसका जिक्र किया जाए, उस मध्यम वर्ग को टैक्स में कोई राहत नहीं दी गई। और जबकि एक बड़ा सवाल है कि जिस क्रिप्टो करेंसी पर अभी भारत में तमाम चर्चाएं होती हैं, उस क्रिप्टो करेंसी को लेकर के अगर उससे कोई आमदनी हो रही है तो 30% तक का टैक्स लगाने की बात का जिक्र किया गया। सवाल है कि क्रिप्टो करेंसी भी अब एक तरह से भारत में आम तौर पर प्रचलित हो जाएगा, ऐसा मान लिया गया है। तो यह भी प्रगतिशील अग्रगामी सोच के साथ सरकार ने प्रस्तुत किया है, लेकिन मिडिल क्लास को कोई बड़ी राहत नहीं दी गई। आखिर में सरकार के मन में वो क्या ऐसी बात थी जो मिडिल क्लास से उसकी अपेक्षा बनी रही कि पिछले कई सालों से जो टैक्स स्लैब है उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया, लेकिन किसानों को और खास करके गंजेटिक रीजन में, गंगा के किनारे बसे किसानों को लेकर के वो घोषणा सरकार की तरफ से की गई, जो भी कहा जाए तो काफी ज्यादा प्रगतिशील हो सकती है। उसका क्या परिणाम होगा ये आने वाला समय बताएगा, क्योंकि ऑर्गेनिक खेती पर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है। आखिर में सरकार की अगर सोच है तो वित्त मंत्री ने इस संबंध में क्या ऐसी व्यवस्था करने की कोशिश की है, यह भी एक सवाल है। हम रक्षा के क्षेत्र में भी बात करेंगे, क्योंकि रक्षा के क्षेत्र में मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया गया है, और साथ ही रक्षा के अनुसंधान में वित्त मंत्री ने जो बजट एलोकेशन किया है, जो उसमें वित्त प्रावधान किया है, वो काबिले गौर कहा जा सकता है, क्योंकि पिछले बार के मुकाबले उसमें काफी ज्यादा बढ़ोतरी की गई है। तो रक्षा को इस तरीके से हमने टच किया। और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अगर हमको आगे बढ़ना है तो सड़क परिवहन को और कनेक्टिविटी को पूरी तरह से एकीकृत किया जाए, इस पर भी सरकार ने ढेर सारे कदम उठाने की बात कही है। और बजट में जो वित्त का प्रावधान किया है वो भी काबिले गौर है। तो एक बड़ी खबर है कि जो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बजट का बूस्टर है, ये बूस्टर से कुछ आगे बढ़ती हुई सरकार दिखाई दे रही है, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे और राष्ट्रपति के अभिभाषण के वो अंश अगर आपको याद हो तो आप देख सकते हैं कि सरकार कोरोना के इस महामारी काल में भी 9% से अधिक का ग्रोथ रेट लेकर के आगे बढ़ने की बात कह रही है। तो उस पर कितना आगे बढ़ पाएगी ये देखना होगा। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि 2022-23 से डिजिटल रुपया लाने की बात भी कर दी गई है वित्त मंत्री की तरफ से, और क्रिप्टो करेंसी से जो आय होगी 30% का टैक्स 2022 में आरबीआई डिजिटल करेंसी को लॉन्च कर देगा। हाईवे विस्तार पर 20,000 करोड़ जैसा कि मैंने बताया खर्च करने की बात सरकार ने कही है। कोविड के बाद अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार हो रहा है, इस बात का जिक्र वित्त मंत्री बराबर करती रही। बजट में कोई राहत नहीं है इनकम टैक्स स्लैब में। यह एक समझने वाली बात होगी कि आखिर में अपने मध्यम वर्ग पर कितना भरोसा और कितना बोझ लादने की स्थिति में यह सरकार है। शायद इसकी परख करने की कोशिश। क्रिप्टो करेंसी पर 30% का टैक्स एक बड़ी खबर, और इस खबर के बीच में किसानों को लेकर के बहुत सी बातें सरकार की तरफ से की गई हैं। इसके मायने क्या हैं, और जब 5 राज्यों में चुनाव है, ऐसे ही इस दौर में इस तरह की बात इस बात का संकेत है कि सरकार ने
पूरे देश के किसानों को साधने की कोशिश की है, लेकिन उसमें कोई इस तरह की घोषणा नहीं की गई है कि विपक्ष ये आरोप लगाए कि किसानों को साधने के लिए सरकार ने जो घोषणा की है बजट के माध्यम से, कहीं ना कहीं चुनावी आचार संहिता का वो उल्लंघन है। इस तरह की बातें फिलहाल नहीं आ पाई, इसलिए परोक्ष रूप से और प्रकारांतर से दीर्घकालिक रणनीति के तहत किसानों के संदर्भ में भी ढेर सारी घोषणाएं वित्त मंत्री की तरफ से की गई हैं। हम सीधे इन सारे मुद्दों पर बात करने के लिए दर्शकों की राय भी जानेंगे, विशेषज्ञों की राय जानेंगे, लेकिन अर्थशास्त्रियों का क्या रुख है और उनका क्या दृष्टिकोण है इस पूरे बजट के बूस्टर पर, आइए हम बात करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजेश पैनुली जी, जो जाने माने अर्थशास्त्री हैं, राष्ट्रवादी चिंतक हैं। राजेश पैनुली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद सर। वित्त मंत्री ने बजट पेश किया, कोरोना का बूस्टर डोज अभी चल रहा है, लेकिन सरकार का आत्मविश्वास देखिए, बहुत से प्रयोग कर डाले और अगले 100 साल का विजन देने की हिम्मत जुटा ली सरकार। शायद देश की माली हालत और बजट में जो आत्मविश्वास दिखना चाहिए वो वित्त मंत्री ने दिखाने की कोशिश की है। क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे आप? धन्यवाद। एक तो माननीय वित्त मंत्री जी को भी धन्यवाद। अभी प्रधानमंत्री जी भी कुछ बोल रहे हैं, उससे हम सुन नहीं पा रहे जी। उसी बजट के ऊपर प्रधानमंत्री जी भी कुछ कह रहे हैं, लेकिन जो बजट की 2-3 बातें होती है। हम आम आदमी जो बजट समझता है, तो आम आदमी को लगता है कि हमें डायरेक्ट बेनिफिट क्या मिला। आम आदमी को कहीं से डायरेक्ट बेनिफिट कोई बहुत ज्यादा मिलता हुआ इस बजट से, खास करके जब हम इनकम टैक्स की बात करें, इससे मिलता हुआ दिखलाई नहीं दे रहा है। ये तो हुई एक बात। अब दूसरी बात हम करें कि विजन की बात करें, विजन काफी लंबा चौड़ा है। जैसे 5 नदियों को कनेक्ट करना है, बैटरी का जो आप शॉपिंग का सिस्टम, बैटरी शॉपिंग की बात बहुत देर चल रही थी कि इलेक्ट्रिक कार या इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स है उनकी जो बैटरियां जब खत्म होंगी, चार्ज कराने में 2 घंटा लगता है, तो शॉपिंग के लिए मतलब आप बैटरी जाइए, अपनी बैटरी रखिए, दूसरी बैटरी उठा लीजिए वहाँ से, आप दूसरी व्हीकल चलाते रहिए। एक तरीके का बैटरी का पेट्रोल पंप जो है वो खोलने की बात काफी देर चल रही थी। मुझे लग रहा है इस बजट में उन्होंने उसकी बात भी करी और संसद कोई मोडस ऑपरेंडी भी बनाई होगी। ऐसी लैंड रिकॉर्ड की बात भी बहुत दिन चल रही थी कि लैंड रिकॉर्ड ऑल इंडिया का एक जगह पे होना चाहिए, जैसे जीएसटी का काफी दिन से कहा जाता था। अल्टीमेटली जो जीएसटी लाई गई, जो 2016 में लाई गई, उसी दिन में लाई गई कि सारे देश में एक ही तरीके का, तो वैसे ही सारे देश में एक तरीके के लैंड रिकॉर्ड की बात भी चल रही है। ऐसी आईबीसी कोड की चल रही है, जो हमारा जो बैंक है उसकी कोड है, जो हम बार बार जानते हैं कि जो दिवालिया निकल जाता है कंपनियों का, उसमें भी कुछ सुधार की जो अब तक का जिनको दिक्कत आई उसकी सुधार की बात कर। ऐसे ई लर्निंग की बात भी कर रहे हैं कि अब माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि हम एक ढंग की सोच बना रहे हैं कि अब जो बच्चे जो लोग पढ़ नहीं पाते टेलीविजन के थ्रू जो रहती है, एक टेलीविजन एक चैनल एक ही क्लास के लिए दूर चलाया, कैसे किया जाएगा उसके बारे में को प्रैक्टिकली कोई भी बातें चीजें नहीं बताई गई हैं। ऐसे टैक्स में भी, इनकम टैक्स में भी कुछ रिफॉर्म किए गए, जैसे कि कहा गया एक आप अपडेटेड रिटर्न भर सकते हो। मान लीजिए आपसे गलती हो गई, जेन्युइन गलती हो गई, इंस्टेड आपके डिपार्टमेंट उसकी गलती निकाले, तो एक पैनल प्रोविजन करे, सारे प्रोसेस करे, तो सीधे से कहा गया कि आप 2 साल तक कर सकते हो कुछ ठीक करने के लिए। आपको 1 साल में अगर आपने ठीक कर लिया तो आपको 25% पेनाल्टी, तो आपको लगा आपने छोड़ दी, 100 रुपए छोड़ दिए थे लेने, तो 25 रुपए और दीजिए, उसके ऊपर टैक्स पेनाल्टी दीजिए और वो जमा कर लीजिए। और ऐसे 2 साल तक के लिए शायद अगले साल के लिए शायद 25% और 50% शायद है, और फिगर मुझे ध्यान नहीं, वो फिगर का कुछ इसमें आगे करके कह दिया। ऐसी कहा कि जब आप एक ही टाइप के लिटिगेशन बार बार करते हैं, मतलब एक ही टाइप की इनकम के ऊपर आप बार बार जाते हो, या गवर्नमेंट की जो बॉडी है बार बार जाती है, या टैक्स की बॉडी बार बार जाती है, तो आप जब हाई कोर्ट का एक ही चीज के ऊपर बार बार मत जाइए, हाई कोर्ट को डिसाइड कर लेने दीजिए उसके बारे में, और हाई कोर्ट का जो डिसीजन हो इसके बाद उसका लिटिगेशन स्टार्ट हो। आपको एक तरीके से कहा गया कि लिटिगेशन भी कम किए जाए जहाँ तक इनकम टैक्स की और दूसरे टैक्सेशन की बात है। सरकार का एक व्यू ये भी है कि टैक्सेशन में लिटिगेशन कम हो किसी ढंग से। कॉर्पोरेट टैक्स में छूट देने का नतीजा आप देख रहे होंगे, अभी शेयर मार्केट लगातार काफी ऊपर आ गया था, थोड़ा बहुत वापस करेक्शन हुई है, लेकिन फिर भी शेयर मार्केट में उसको बुलिश माना कि कॉर्पोरेट सेक्टर में है। अल्टीमेटली हो क्या रहा है? अल्टीमेटली हो ये रहा है, जो हमें व्यू दिख रहा है कि सरकार जो है डिजिटाइजेशन की तरफ बढ़ती जा रही है। सरकार जो है
कंप्यूटराइजेशन की तरफ बढ़ती जा रही है। सरकार जो है ऑटोमेटिक सिस्टम के ऊपर बढ़ती जा रही है, जिससे आप हर चीज जो है ऑटो सिस्टम पे आ जाए, आप डिजिटाइजेशन पे आ जाए, एक नए युग की शुरुआत करें। लेकिन इसके साथ जो अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, जो आप डिजिटाइजेशन करते हैं उसके साथ जो लोग एम्प्लॉयड होते हैं वो भी तो कहीं ना कहीं जाते हैं। उसके जो एम्प्लॉयमेंट की बात ऑल्सो उन्होंने कहा है कि हम 60 लाख लोगों के लिए व्यवस्था करेंगे 2-3 साल के अंदर, तो तुम लोगों की नौकरियां लगेंगी, तुमकी नौकरियों से उनकी मतलब रोजगार, नौकरियां तो नहीं क्या, रोजगार उत्पन्न किया जाएगा, तो रोजगार उत्पन्न करके कुछ करा जाएगा। इन सारी चीजों को अगर आप मिला जुला करके देखें, ये भी कहा गया कि पोस्ट ऑफिस काफी दिन से चल रहा था कि पोस्ट ऑफिस लगातार घाटे में था, उनके कर्मचारी भी परेशान थे, तो पोस्ट ऑफिस को भी आगे बैंकिंग सिस्टम यूज किया जाएगा। ये जरूर है कि पोस्ट ऑफिस के बैंकिंग सिस्टम यूज करने से एक तो पोस्ट ऑफिस की रेवेन्यू अच्छी हो जाएगी, पोस्ट ऑफिस स्टेबल हो जाएगा, और एक ये जो सिस्टम जो जमा सिस्टम है उसको ऑफिस में ऑपरेटिंग करके उससे फायदा ये होगा कि आम आदमी को या जो छोटे छोटे जगह के जो लोग हैं इनको एक सिस्टम, एक बैंक एक तरीके का और मिल जाएगा। वो कितना फुल फ्लेज बैंक है, किस टाइप का बैंक है, उसके बारे में भी कोई डिटेल मेरे पास रिपोर्ट नहीं है कि किस टाइप की बैंकिंग का सिस्टम होगा। ऐसे कहा गया कि 75 के करीब जो डिस्ट्रिक्ट है उनको डिजिटाइजेशन के माध्यम से जोड़ा जाएगा। किस बैंक का डिजिटाइजेशन होगा उसका भी हमें पता नहीं। लेकिन अब आपकी जो हम मुख्य बातों में चलते हैं कि क्या आम आदमी को डायरेक्ट इससे कोई बेनिफिट दिख रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि आम आदमी, जो हम आम आदमी किसको कहते हैं, मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास, उसका इससे कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट होते हुए नहीं दिखता। न उन व्यापारियों को दिखता है जो बहुत छोटे व्यापारी है। और तो इस बार जीएसटी कलेक्शन के लिए स्पेसिफिकली माननीय वित्त मंत्री ने स्पेसिफिकली रोक के कहा कि ये आपके बजट का पार्ट तो नहीं है, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि करीब 1,40,000 करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन जो अब तक का रिकॉर्ड है ये। लेकिन आप ये मान के ओरिजिनल जो प्रोविजन है वो 1,50,000 करोड़ रुपए का है। मतलब अभी भी उसके 10,000 करोड़ रुपए शॉर्ट है। मतलब सरकार उस लेवल पे भी नहीं पहुंची है जिस लेवल की बात 2018 में निर्धारित की गई थी कि 2018 तक पहुंच जाएंगे। आप 2022 में भी उस लेवल पे नहीं पहुंच रहे, तो अभी भी उस लेवल से आप कम है। लेकिन दूसरी बात क्या है, जो डिजिटाइजेशन में या जो सर आपका जीएसटी कलेक्शन है वो किससे ऑर्गेनाइज सेक्टर, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात, जिसमें वो ठेले वाले होते हैं, जिसमें छोटे छोटे परचून के व्यापारी होते हैं, जिसमें और जो छोटे छोटे काम करने वाले, इधर उधर ले जाने वाले, या छोटे से रेस्टोरेंट चलाने वाले, या ढाबा चलाने वाले, या जो आपके इधर उधर मटेरियल करने वाले जो ट्रेडर टाइप के छोटे छोटे होते हैं, उनके बारे में कोई बात इफेक्टिवली नहीं कही। ऑल दो ये कहा गया कि हम एमएसएई और मतलब मीडियम माइक्रो कंपनियां हैं या इंटरप्राइजेज है, उनके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उसके बारे में प्रैक्टिकली क्या बात होगी, कितना उनको एक्सटर्नल बेनिफिट मिलेगा, उनका प्रोविजन भी किया गया है, उसके बारे में कोई बहुत ज्यादा नहीं। क्योंकि हम देख रहे थे कि पिछली बार भी जितना बजट का प्रोविजन उन लोगों के लिए किया गया था उतना इन्फ्लेशन का कहीं परसेंटेज है नहीं। तो आप कहते हैं कि आम आदमी को कोई राहत नहीं, कोई फायदा नहीं, आप यही कहना चाहते हैं? हम ये नहीं कहना चाहते कि फायदा है कि नहीं। हाँ, अभी टाइम दिन दिखलाई नहीं दे रहा है। मैं पैनुली जी एक सवाल आपसे करना चाह रहा हूं, समझना चाह रहा हूं, दिखाने के लिए राहत देना या एक विजन के साथ थोड़ा दबाव बनाते हुए आगे की राहों को अच्छा करना, इसमें कौन सा ज्यादा बेहतर कदम माना जा सकता है? देखिए, दोनों चीजें आपको साथ साथ लेके चलनी पड़ती है। आपका प्रेजेंट भी ठीक रखेंगे तभी आप फ्यूचर एंजॉय करेंगे। अगर आप प्रेजेंट में रहेंगे ही नहीं तो आप फ्यूचर एंजॉय नहीं कर सकते। मैं वही आपसे जानना चाहता हूं कि प्रेजेंट में, मेरा सवाल सुन लीजिए पहले पूरा, प्रेजेंट में सरकार कहां नहीं रह पाई ये जरूर आप बताएं सर। देखिए, प्रेजेंट की बात हम करें, प्रेजेंट में जो महंगाई है, जैसे इकोनॉमिक सर्वे में भी आया, आपको महंगाई टैकल करने में बहुत सी दिक्कतें आने वाली हैं। इकोनॉमिक सर्वे भी कह रहा है महंगाई पे टैकल करने में किसको दिक्कत आती है? कॉमन आदमी को दिक्कत आती है, आम आदमी को दिक्कत आती है, जो बहुत छोटे रोजगार के लोगों को दिक्कत आती है, गरीब लोगों को दिक्कत आती है। अमीरों को कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। अगर आपका क्या कहते हैं, महंगाई बहुत एक लेवल से बढ़ भी जाए, मतलब दुगनी महंगाई हो जाए, तो उनको कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आती। दिक्कत आती है लेकिन वो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि उनके जो डे टू डे अफेयर्स जो चीजें हैं उसको मीट आउट करने के बाद सफिशिएंट रिसोर्सेज होती है। तो आपकी ये दिक्कत जो है कि डे टू डे अफेयर्स
बारे में इस बजट में अपरेंटली हमें कहीं दिखलाई नहीं दे रहा है। उनके को क्या राहत दी गई है, उनके लिए कोई सब्सिडाइज योजना दी गई है, या आपने फूड ग्रेन चेन बना दी है, या आपने कह दिया है कि आप कहने के लिए तो ये ठीक है क्या है 80 करोड़ लोगों को हमने खाना बांटा, तो 80 करोड़ लोगों को खाना क्या अब अगले साल तक और जो भी आप अन्न और दूसरे सामान है सप्लाई करने वाले हैं, उसके बारे में कोई बात नहीं की। तो मतलब कुछ क्लास को आप ठीक ढंग से टैकल करने जा रहे हैं। और तो 2023 कहा गया मोटा अनाज क्लियर होगा, मतलब आप 2023 में आप कह रहे हैं कि मोटा अनाज होगा, तो जो 2022 और 23 की हम बात करें तो वो जो अनाज है वो कहाँ से आएगा और कैसे दिया जाएगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कौन होगा, उसका हकदार कौन होगा, उसके बारे में बहुत ज्यादा क्लियरिटी नहीं है। पिछले 1 सालों से, राजेश जी मेरा सवाल सुनिए सर, पिछले 1 सालों से हम पेंडेमिक मोड में हैं। मैं इस्तेमाल कर रहा हूं ये शब्द पेंडेमिक मोड में हैं क्योंकि ये समस्या है। हालांकि हम तीसरे साल में प्रवेश कर चुके हैं, इसलिए हम उस मोड में हैं। और गरीबों को अनाज, सस्ता अनाज, फ्री अनाज दिया जा रहा है। हमारे सरकार के पास इतना संरक्षित सुरक्षित भंडार है कि हम अगले 3 साल तक खिला सकते हैं। आप अर्थशास्त्री हैं, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और जब हम पेंडेमिक मोड में हैं और पेंडेमिक एरा में चल रहे हैं, उसके सबसे भयंकर दौर में इस समय हम चल रहे हैं जब हम आपसे बात कर रहे हैं और जब बजट पेश किया गया, आपको क्यों नहीं लगता कि यह सरकार उस पूरे कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ाएगी? बढ़ाएगी कि हम ये नहीं कह रहे कि नहीं बढ़ाएगी, लेकिन बढ़ाने के लिए जो प्रोविजन करना चाहिए बजट में वो दिखलाई नहीं दे रहे, एलोकेशन दिखलाई नहीं दे रहा। दो चीजें हैं, मेरे घर में सामान है, मान लीजिए मैं दिल्ली में रहता हूँ, मेरे घर में दिल्ली में सामान है, मेरा गांव जो है मान लीजिए कि बनारस में है, या मेरा गांव कहीं उत्तराखंड के किसी रिमोट इलाके में, वो सामान यहाँ से वहां तक जाने के ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है। वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जो है वो काफी हैवी होती है। अगर आपको याद होगा तो आपने देखा होगा कि पिछले बार भी क्या हुआ, स्टेट गवर्नमेंट ने कहा हम उस कॉस्ट को बियर करने की स्थिति में नहीं है। तो वो जो कॉस्ट है, दो चीजें अलग अलग है। आपके पास सामान तो है, लेकिन सामान को डिस्ट्रीब्यूट और प्रॉपर जगह तक पहुंचाने की जो कॉस्ट है, उस कॉस्ट का तो कहीं ना कहीं से एलोकेशन होना चाहिए था। वो कहीं अपरेंटली नहीं दिखलाई दे रहा। और ये बात तो मान के चलिए सरकार है, सरकार वो करेगी, अब वो चाहे रिसोर्सेज कम करे, उसका इफेक्ट भी कहीं कहीं आएगा। अब हम आप एक दूसरी बात जो पूछ रहे थे कि लॉन्ग टर्म में देखिए 25,000 माइल्स की कहते हैं कि रोड किलोमीटर की रोड बनाई जाएगी, लॉन्ग टर्म तो है। 400 नई ट्रेनें चलाएंगे, ऑल दो पीपी मोड पे चलाई जाएगी, उसका गरीबों को कितना फायदा होगा, कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसमें रेगुलेटरी अथॉरिटी कैसे रहेगी। क्योंकि हम कुछ ट्रेनों को अभी भी देख रहे हैं कि पहले पीपी मोड पे चलाई गई थी, कुछ ट्रेनें चल पा रही है, कुछ नहीं चल पा रही है। तो प्रैक्टिकली कितना वो प्रैक्टिकल होगा, वो सब चीजें हैं कि 400 ट्रेनें आप चलाएगी। ऐसे आपने डेडिकेटेड ग्रेट कॉरिडोर चलाए थे, उसका भी फायदा तो मिल रहा है। तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर जो लॉन्ग टर्म में होता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर एक तो बनने में टाइम लेता है और उसका इम्पैक्ट भी लॉन्ग टर्म में आता है। तो आपको लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देखने की बात है। पहले भी जो था हम पंचवर्षीय योजना लाते थे, रूस में 20 साल की योजना आती थी, आपने कहा जब 25 साल की योजना है, 100 साल का विजन लेकर के चल रहे हैं। नेचुरल बात है, अच्छी बात है कि आप लंबा विजन लेके चल रहे हैं। उस लंबे विजन को आप मीट आउट करने के लिए जो रिसोर्सेज है वो कहाँ से कर रहे हैं, तो उसका भी ग्राउंड रियलिटी का पता चलता, तो वो ज्यादा अच्छा होता है कि एज इकोनॉमिक हम लोगों को देखने और समझने के लिए, एटलीस्ट फ्यूचर के लिए। लेकिन जो वर्तमान है, जो आदमी कॉमन आदमी अफेक्टेड रहता है, वो वर्तमान से अफेक्टेड रहता है। फ्यूचर देख के कुछ तो जरूर होता है, क्या सोचता भी है, लेकिन उसकी सोच के विजन एक लिमिटेड दायरे में ही रहती है। उसको वर्तमान ठीक चाहिए। अगर वर्तमान में धीरे धीरे फील्ड प्रोग्रेस करता है तो उससे उसको ज्यादा सहूलियत मिलती है। और कुछ चीजों में होता है, आप देख ही रहोगे कि स्कूल नहीं चल पा रहे हैं, लोगों के पास फीस देने के लिए पैसे नहीं है। कई ऐसे कई चीजें जो आप देख ही रहोगे, जिन लोगों की सैलरी पहले 100 रुपए होती थी, अब उनकी 25-30 रुपए सैलरी है। और तो रिकॉर्ड ये कह रहा है कि हम इस स्तर पे आ गए जो आज से 3 साल पहले, 2.5 साल पहले जो जितना रोजगार थे उसके रोजगार में लोग वापस आ गए। लेकिन वो किस स्तर से आए हैं और किस रेट से आए हैं अभी हमें नहीं पता। उसके मुकाबले महंगाइयाँ बढ़ी है, इसमें भी कोई शक नहीं है। और आज भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जो प्राइवेट सेक्टर, उसका कंजम्पशन लगभग पहले के मुकाबले 70% चाहिए।
गवर्नमेंट का जो कंजम्पशन है वो लगातार बढ़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं। ये तो बात हुई, क्योंकि अभी हम आम आदमी और मध्यम वर्ग पर ही रहेंगे। आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, और ये भारत की एक बड़ी आबादी है और प्रोग्रेसिव है, न नीचे है न ऊपर है, और संघर्षों के साथ वो आगे बढ़ने की कोशिश में लगी हुई है और उसको कोई बड़ी राहत नहीं मिली है। लेकिन एक बात कही गई है कि टैक्स आप दे रहे हैं, ये अपेक्षा सरकार कर रही है, लेकिन उसमें कोई गड़बड़ी है तो उसको ठीक करने के लिए 2 साल का समय दे दिया है। तो मतलब आप परेशान होइए, जैसे भी रहिए, टैक्स पे करिए, उसको रिटर्न फाइल करिए, कोई गड़बड़ी है तो 2 साल का समय उसको ठीक भी कर लीजिए। ये थोड़ी सी राहत देने की कोशिश की गई है क्या? दिवाकर जी, एक बात समझने की है, आज से 7-8 साल पहले भी प्रोविजन था इनकम टैक्स रिटर्न रिवाइज करने का। अब उसका नाम किया गया अपडेटेड करने का। रिवाइज करने में क्या था कि आपके ऊपर कोई पेनाल्टी नहीं लगती थी, आपको कोई दिक्कत नहीं होती थी। अगर आपको कोई गलती आपको समझ में आ गई, आप उस गलती को ठीक कर लीजिए। अब जो अपडेटेड करने का जो प्रोविजन है, आप समझिए दोनों में फर्क क्या हो गया। हमने जेन्युइन गलती कर ली, जैसे जेन्युइनली गलती हो गई, मैं हूँ सब चीजें देखता रहा, लेकिन किसी कारण से मेरे जेन्युइन गलती हो गई और मैं 100 रुपए का जो टैक्स जो आप देना भी था वो मैं उस टाइम नहीं दे पाया। अब आप देना, अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी जेन्युइन गलती को ठीक कर लूँ, तब आपको इंटरेस्ट भी देना है उस पर जो आपने टैक्स नहीं दिया। अब आपको उसके अलावा अगर आप 12 महीने में कर रहे हो तो आपको 25% पेनाल्टी भी देनी है। मुझे लगता है कि हार्डसम है, मुझे लगता है कि लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है। हम एक कॉमन आदमी की जेन्युइन दोनों चीजों में हमें हमेशा डिफ्रेंशिएट करना चाहिए। आप हर आदमी को एक ही चीज से नहीं हार सकते। एक होता है डेलिब्रेट गलती करना और एक होता है इंडल्ज। जैसे माननीय सीतारमण जी ने उसमें कहा कि जो पहले झगड़ा था इनकम टैक्स जब सर्च या सर्वे होती है, मतलब जो रेड जिसको हम कहते हैं, कॉमन आदमी जो सोचता है उसके बाद छापा पड़ गया, कि छापा पड़ता था उसमें जो इनकम पकड़ी जाती थी उससे पहले था कि जो उससे पुराने सालों की इनकम है अगर वो लॉस में चल रहा है तो उसके साथ उसका एडजस्टमेंट का एक तरीका निकाला कर जो इंडस्ट्रिस्ट है या जो व्यापारी है या जो टैक्स पेयर है उसके साथ इसको एडजस्ट किया जाता था। उसका मतलब ये होता है जो आपको पिछले साल मान लिया आपको 1 करोड़ रुपए का घाटा हो रखा है और आपका इस साल आपकी इनकम जो आपको पकड़ी गई जिसका आपने डिस्क्लोज नहीं किया वो भी 1 करोड़ है, उस घाटे के साथ एडजस्ट होता आपको टैक्स कुछ भी नहीं देना पड़ता। तो आप और वो ये सारे मामले जो थे कहीं ना कहीं किसी न किसी कोर्ट में चल रहे थे। अब की बार सीतारमण जी ने एक बात कही कि जब आप छापे में पकड़े जाएंगे तो पुराने पैसे के साथ उसको एडजस्टमेंट नहीं, मतलब आपका 1 करोड़ अगर पकड़ा गया तो आप 1 करोड़ रुपए को टैक्स पेनाल्टी या जो भी प्रोविजन इंटरेस्ट जो भी बनता है वो आप देंगे। मुझे लगता है वो एक ठीक है, जेन्युइन बात कही जा रही है कि आप सर्च में पकड़े गए तो आप कल्प्रिट है। लेकिन जब मैं रिवाइज वो वोटो कर रहा हूँ, जेन्युइनली कर रहा हूँ, तो आप मुझे कल्प्रिट माने। मुझे लगता है कि उसमें कहीं ना कहीं बैलेंस करने की जरूरत है कि आप किस ढंग से दोनों चीजों को एक साथ जोड़कर न देखें। राजेश जी, मैं आपसे एक बात और समझना चाहूंगा, क्योंकि जब एक बेसिक नीड्स की बात आती है सर, तो ये होता है कि रोटी, कपड़ा और मकान, ये बेसिक नीड्स में आती हैं। इस देश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, कनेक्टिविटी को आप देख लें, उसके अतिरिक्त हर व्यक्ति के सर पर एक छत हो, गांव के संदर्भ में, शहरों के संदर्भ में इसका भी एलोकेशन। इसके साथ ही साथ अगर आप और आगे देखें तो विद्युतीकरण पर, साथ ही साथ 80% से अधिक भारतीयों को शुद्ध पेयजल के संदर्भ में उसका बजट एलोकेशन, और साथ ही साथ गरीबों को सुरक्षित, संरक्षित और अच्छे तरीके से भोजन देने की व्यवस्था, अर्थात उन्हें अनाज उपलब्ध कराने की व्यवस्था कि कोई भूखा न सोए, इस पर बजट एलोकेशन हुआ है। इसके बावजूद आप ये कहते हैं कि कोई ध्यान नहीं दिया गया। अगर, मैं इसलिए ये बात पूछ रहा हूं कि अगर नहीं दिया गया तो सरकार ने क्या चालाकी की है? कहने में तो लग रहा है लेकिन बात कुछ और है, वो हम समझना चाहते हैं आपसे। देखिए, सरकार ने कहा कि हम प्राइम मिनिस्टर आवास योजना में करीब 7 लाख मकान और देंगे। प्रैक्टिकली कितना पॉजिटिव है वो बजट एलोकेशन के साथ अभी तक जो पिछले सालों की घोषणा थी उसमें मुझे लगता है 6 करोड़ मकानों की बात हुई थी, उसके मुकाबले 60 लाख की बात करते हैं, तो उनमें जो डिफरेंस आ गया वो क्यों आ गया?
उसके बारे में इस बजट में कुछ नहीं बोला गया कि आपको बोलना चाहिए था। 6 करोड़ रुपए नॉन अचीवेबल था, एक गलत टारगेट था, या अचीवेबल तो था लेकिन पैंडेमिक के कारण से या उसके हमारे रिसोर्सेज कम हो गए, हम उन चीजों को नहीं कर पाए, या उसको जो चीजें जो नीति गीति होती है वो हम उस टाइम उतना उसको समझ नहीं पाए। अब हमने जो 60 लाख क्या होता है, हमारे दिमाग में अभी भी लगता है कि वो ये भी जो फिगर है अचीवेबल है कि नहीं, और इसके लिए रिसोर्सेज कितने हैं, वो रिसोर्सेज क्या वास्तव में मैच करते हैं, इसकी बात जो है हम अगर करें तो मुझे लगता है वो ठीक है। ऐसी आप दूसरी बात कर लीजिए, 5G की बात हो रही है, क्या हम आज 4G ठीक से प्रोवाइड कर पा रहे हैं? ठीक है, हम क्या 5G, हम बहुत दिन से बात करते रहे, और आज से नहीं कई सालों से, 20 साल या 25 साल भी हो गए, हम कहते रहे कि जो है गांव-गांव तक हम कनेक्टिविटी देंगे, गांव-गांव तक पहुंचाएंगे, फाइबर लाइन पहुंचाएंगे, ये लाइन पहुंचाएंगे, हर तरह की बातें होती रही। तो क्या वो उनमें अचीवमेंट कितना है, और अगर अचीवमेंट कम है इसके रीजन दिए जा रहे हैं क्या? बजट में एलोकेशन करना, ध्यान से सर, आप तो अर्थशास्त्री हैं, जितना मैं अर्थशास्त्र समझ पाया हूं और बजट को कवर करता रहा हूं उसके बारे में जो जानता हूं, बजट में विजन होते हैं, एलोकेशंस होते हैं कि यहां से हम आगे यहां लीप करेंगे, या बजट में पूरा रिव्यू भी होता है कि हम ये नहीं कर पाए तो ये कर रहे हैं। देखिए पहले तो बजट में रिव्यू भी आता था कि हम पिछली बार हमने ये वादे, इकोनॉमिक सर्वे में हम यही तो बताते हैं सर। अब जो है हम उसमें क्यों नहीं कर पाए? देखिए कॉमन आदमी का आपको एक विश्वास दिखाना पड़ता है कि हम कोई चीज नहीं कर पाते हैं। थोड़ी होता है कि हम आपके घर से निकलते हो, आप अपने घर के लिए कई वादे करके आते हो, 100% वादे पूरे नहीं कर पाते होंगे। कई बार आप जब भूल जाते हो, कोई सामान आपको घर में बोला तो बताना पड़ता है कि भाई देखो ये दिक्कतें प्रैक्टिकल आ गई थी, उनके कारणों से नहीं कर पाए। तो बजट में एलोकेशन करना, उसको एक्चुअल अचीव करना, दोनों में हमेशा गैप रहता है, और गैप एक्सप्लेनेबल भी रहता है, कई बार अनएक्सप्लेनेबल हो जाता है। अनएक्सप्लेनेबल उस सेंस हो जाता है कि जब आपने बजट में प्रोविजन बिना होमवर्क किए कर दिया। होमवर्क क्या होता है कि आप नीचे की पूरी चीज होमवर्क करते हो, ये रुपए कहाँ जाएंगे, एक रुपए कहाँ जाएगा, उसका कहाँ जाएगा, उसका कैसे होगा, और वो जो पैसे आने और जाने का है उसका मैकेनिज्म क्या होगा। और ये जो जैसे मान लीजिए हम बात करें कि प्राइम मिनिस्टर घर आवास योजना की बात करें, तो पैसे आएंगे कहाँ से? तो एक रास्ता है, आपने वो रास्ता डिफाइन करना है, कैसे आएंगे, फिर उसको आप मैच करोगे, जब जाएंगे वो पैसे जाएंगे, वो मैकेनिज्म क्या है, और उस मैकेनिज्म से क्या इतने मकान बनेंगे। तो आपको घर बनाने के लिए सिर्फ पैसे ही नहीं, कई क्लियरेंस चाहिए। आपको उसके साथ दूसरी इंडस्ट्री भी चाहिए, सीमेंट इंडस्ट्री चल रही है कि नहीं चल रही, स्टील इंडस्ट्री चल रही है कि नहीं चल रही, लेबर अवेलेबल है कि नहीं है, स्पेस अवेलेबल है कि नहीं है, वो 5 स्टोरी मकान बनेगा कि 10 स्टोरी मकान बनेगा, उसमें लिफ्ट लगेगी कि बिना लिफ्ट के चलेगा। ऐसी कई चीजें जो है आपको उसके साथ करनी पड़ती है, जो मुझे लग रहा है कि कुछ सालों से या मानिए पिछले 25-30 सालों से ये होने लगा, ये प्रैक्टिस की बन गई है कि हम बहुत ज्यादा वर्किंग उसमें नहीं करते। और जो मुझे लगता है कि एज ए एक्सपर्ट या एज ए जो हम कहते हैं जिसके लिए हम डिपार्टमेंट बनाते हैं, वो ये सारे स्टैटिस्टिकल डाटा और उसके प्लान के साथ चलना चाहिए। और मुझे लगता है यही एक कारण है बेसिकली, इसके कारण से हम जो कह रहे हैं हम उसको अचीव नहीं कर पाते। एक बड़ा सवाल है कि अब रुपया, डिजिटल रुपया भी हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज बन सकता है या हमारे लिए खुशी की बात हो सकती है। डिजिटल रुपया हो और हमारे हाथों में हो जाएगा, ये क्या आधार है और इसके पीछे रणनीति क्या है सरकार की? देखिए हम सब धीरे-धीरे हम लोग कई लोग कंफ्यूज है कि डिजिटल जो मनी आरबीआई ला रही है और क्रिप्टो करेंसी जो है वो एक चीज है, दोनों में फर्क है। जो आरबीआई डिजिटाइजेशन की बात कर रही है, डिजिटल रुपए की बात कर रही है, डिजिटल कॉइन की बात कर रही है, वो कह रही है जो आपको पेपर में रुपए हम देते थे, 100 रुपए का नोट, 200 रुपए का नोट या कॉइन देते थे, वो हम बंद करके उसकी जगह डिजिटाइजेशन करते हैं। भारत में क्या है कि कितने लोग इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी फ्रेंडली है, तो मुझे लगता है कि मुश्किल से मुश्किल जो है 20 से 25% लोग जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी से फ्रेंडली है। मैं आपको याद दिलाऊंगा, इस देश में जब कंप्यूटर क्रांति की शुरुआत की गई थी, इस देश में जब मोबाइल क्रांति की शुरुआत हुई थी, तब हम इस तरह की आशंका व्यक्त करते थे। और आज मोबाइल और अभी इस बजट में मोबाइल और
इसके चार्जर सस्ते किए गए हैं। हम डिजिटल युग की तरफ आगे बढ़ गए, हम उसको बहुत जल्दी ग्रास्प करते हैं, उसको अचीव कर लेते हैं। और गांव के लोग भी, हम क्यों ये मानते हैं कि ऐसा नहीं कर पाएंगे? सर, मेरे सवाल थोड़ा आप जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं उसके उल्टे ही चल रहे हैं। मैं उसको समझना चाहता हूं, इसलिए सवाल बड़े कड़े हैं। आप कैसे ये मानते हैं कि हमारे गांव से लेकर के शहर तक, मध्यम वर्ग से लेकर के उच्च वर्ग तक ये पहुंच हो जाएगी, क्योंकि एक क्रांति हो चुकी है? आपकी बात बिल्कुल ठीक है। तो हम जब कई साल पहले जब बात करते थे तब आपके पास स्मार्टफोन नहीं होते थे। अब आप कई चीजों के स्मार्टफोन हो गए, यूजर फ्रेंडली फोन हो गए, लैंग्वेज फ्रेंडली फोन हो गए, या उनमें इजी टू यूज हो गए। उन कारणों से आप उन डिजिटाइजेशन को कर गए और उन चीजों को आप कर गए। लेकिन वो कितने परसेंट लोग हैं? क्या वो परसेंटेज 70% है? क्या वो परसेंटेज 80% है? या वो 60% है? नहीं है। मैं आपको इस पे एक उदाहरण दे रहा हूं सर, क्योंकि मैं शहर में या स्टूडियो में बैठ करके सिर्फ आपसे सवाल कर रहा हूं, ऐसा नहीं। और हम आप सब गांव के लोग हैं, शहरी जीवन हो सकता है। मैं आपसे एक जानकारी दूंगा कि दूध बेचने वाला, इवन की झाड़ू लगाने वाला भी जो कैमरा और जो ये फोन रखता है, उसको भी पेटीएम करना आता है सर। हमें नहीं आता, माफ करिएगा, हो सकता है आपको आश्चर्य भी हो, उसे आता है। मैं इतना आश्वस्त हूं हर व्यक्ति के बराबर सोचने में और आधुनिक तकनीक और सुविधाओं के उपयोग करने में कि हम उनको पीछे नहीं मान सकते। और गांव-गांव में स्मार्टफोन उपलब्ध हैं, तो हो सकता है कि ज्यादातर नहीं हो, लेकिन मैं गांव में खूब घूमा हूं सर, और उसके आधार पे कह रहा हूं कि गांव के लोग इसको जल्दी इस्तेमाल करते हैं और इसके प्रति अभ्यस्त हो जाते हैं, आग्रही हो जाते हैं। जी, जब भी आप सुविधा ज्यादा देंगे, इजी चीज देंगे, तो उसके प्रति हो जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं है। शायद मैं भी गूगल पे उतना अच्छा नहीं जानता हूँ, मैं शायद मैं भी पेटीएम उतना अच्छा नहीं जानता हूँ, मैं शायद जो भीम ऐप है उतना अच्छा नहीं चलाने जानता हूँ, जो कॉमन आदमी जानता है। क्योंकि वो एक पर्टिकुलर चीज का उसको पता है कि ये पर्टिकुलर चीज को ऐसे करना, इससे इतने रुपए मिल जाने या इतने रुपए चले जाने। उसको यहाँ तक का उसको ज्ञान है, और यहाँ तक का ज्ञान भी करने के लिए उन कंपनियों ने भरसक प्रयास किया और उसको दिया। अब हम डिजिटल पैसे पे आ जाते हैं। डिजिटल पैसा भी हो सकता है कि आज से 1.5-2 साल के बाद इतना आसान हो जाए, लेकिन जो फ्रॉड होते हैं, आप समझने की कोशिश कीजिएगा, जो फ्रॉड होते हैं वो फ्रॉड भी इन्हीं रास्तों से होते हैं, क्योंकि उन्हें एक सिस्टम तो पता होता है, लेकिन उसके बाद ये नहीं पता जो ओटीपी आ रही है, ओटीपी कहाँ आ रही है, और अगर उनके पास ज्यादा पैसे हैं तो ऑल ऑफ सडन सारे पैसे कैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। जब भी उनको फिजिकल में बड़ी सुविधा थी, फिजिकल मुझे पता था कि ये 100 रुपए मेरे पास है, और इस 100 रुपए के जब जाऊंगा तो इसके 50 रुपए या 30 रुपए खर्च करूंगा तो 20 रुपए मुझे मिलेंगे। डिजिटल में आप आज भी जो लोग जो इजीली उपयोग कर रहे हैं, उनको इस बारे में कोई बहुत ज्यादा जानकारियां नहीं हो सकती है। ये बात जरूर है, ये केसेस हो सकते हैं कि 0.1% ही होते हो, 99% ना होते, लेकिन इसमें संभावनाएं की बात होती है। डिजिटल करेंसी में संभावनाएं की बात है। मैं नहीं कभी कह रहा हूँ कि डिजिटल करेंसी कोई खराब चीज है। आपको भी आगे बढ़ना है, आपको भी वर्ल्ड के साथ चलना है, आपको भी आज इनके एक मैचिंग रखना है। अगर आज आप पेटीएम करना नहीं जानते, आप गूगल पे करना नहीं जान सकते, हो सकता है आप जापान जाओ तो आपको दिक्कत आने लग जाए। ये सब टेक्निकल चीजें, तो आपको ऐसे डिजिटल मनी भी आपको चाहिए। जब आप कहीं जाओ, दूसरी जगह जाओ या किसी तीसरी जगह जाओ, तो आपको कैरी करने में आसानी हो, आप आराम से कैरी कर सकें। तो डिजिटल पेमेंट भी एक तरीके का पेटीएम पेमेंट ही होगा, ये बात आप समझ लीजिए। उससे आज पहले जो आप 100 रुपए कमाते थे, आप कहीं भी ले जाओ 10 महीने के बाद खर्च करो 10 ही रुपए रहते थे, तो 100 ही रुपए रहते थे। आज अगर आप पेटीएम में रख के जाओ तो 100 रुपए धीरे धीरे करके 90 रुपए बन जाते हैं, क्योंकि उनके सर्विस चार्जेस लगते जाते हैं। तो आपको जो घाटा होता है वो बात बहुत से कॉमन आदमी बहुत सी जगह पे हम लोग समझा नहीं पाते। किसानों के संदर्भ में ढेर सारी घोषणाएं की गई हैं। गांव में जल, बिजली और घर, तो किसान और गांव, इसकी कनेक्टिविटी, और यहीं से निकलता है बाहर तो व्यक्ति शहर में, शहरी जीवन तो मध्यम वर्ग का हो जाता है। आपको नहीं लगता कि एक बेहतर प्रयास है इन सब को एक साथ एकीकृत तरीके से आगे बढ़ाने के लिए? हो सकता है इसमें कोई चूक हो, लेकिन प्रयास अच्छा है। प्रयास बहुत अच्छा है, कोई शक नहीं।
प्रयास वो भी बहुत अच्छा है कि लैंड रिकॉर्ड आप एक जगह पे ला रहे हैं, तो उसमें उसमें आप ये समझिए कि कई चीजें की दिक्कतें खत्म हो जाएंगी, प्रैक्टिकल दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। आप जो आपको लोग हर लेवल पे जो आपको ब्यूरोक्रेसी रेड टेप प्रदान करती थी वो खत्म हो जाएगी। आप दिल्ली बैठ के भी आप किसी पर्टिकुलर शहर या लखनऊ की भी कोई ट्रांजेक्शन करना चाहोगे, अपना अपडेशन देखना चाहोगे, अपना रिकॉर्ड देखना चाहोगे, बड़ी सुविधा है। जी। सुविधा तो है, ऐसा थोड़ी की सुविधा नहीं। और ये भी नहीं कह सकते कि आप चीजें ठीक नहीं पड़ रही है। जैसे बैटरी रिप्लेसमेंट है, शॉपिंग की पॉलिसी है, सब चीजें अच्छी आ रही है और अच्छी आनी भी चाहिए। हमें टेक्नोलॉजी ड्राइवन होना भी चाहिए, लेकिन टेक्नोलॉजी ड्राइवन होने के साथ हमारा कहना बार बार ये है, हमें जो यूजर है उनको एजुकेट भी करना चाहिए। ये न समझना चाहिए कि जैसे कोई पेटीएम या कोई भी जो आपके जो जितने ऐप है वो कहते हैं मनी बैक पॉलिसी, कोई अपनी जेब से पैसे वापस नहीं देता। ये बेसिक चीज है। वो जो हम बार बार कहते हैं, इन लोगों को भी कहीं ना कहीं से बनाना चाहिए कि आप ऐसे वादे नहीं करके जनता को बताइए जो प्रैक्टिकल या जो आप करते नहीं है, जो मतलब अनएथिकल बिजनेस पॉलिसी है, उनको रोकने का उपाय भी साथ साथ करना चाहिए। रेगुलेटरी अथॉरिटीज भी साथ साथ एक अच्छी रेगुलेटरी अथॉरिटीज भी होनी चाहिए। जो अब हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे कुछ क्षेत्रों में रेगुलेटरी अथॉरिटी अच्छी सी आ गई। आज जो आपने देखा होगा क्रिप्टो करेंसी, हम जो 4 साल पहले से लड़ रहे थे या 4-5 साल पहले से शायद अरुण जेटली जी इस टाइम जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने बोला था क्रिप्टो करेंसी इलीगल है या बैन की जानी चाहिए। अब हम आज कहते हैं हमने उसको बेसिकली और प्रैक्टिकली एक्सेप्ट किया, लीगलाइज कर दिया विदाउट एनी बिल्कुल बिल्कुल विदाउट एनी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। आप ध्यान रखिएगा, कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क उसके ऊपर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। आज आपका पैसा डूब जाए तो जो हम लोग कहते हैं बार बार कि आप रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के साथ चीजें से देखिए, सरकारें सिर्फ टैक्स कलेक्शन के लिए नहीं है, तो जनता की सुविधा और सुरक्षा के लिए भी है। हाँ। और ये जो को लीगलाइज किया गया है एक तरीके से, आपने उसके साथ इस बात पर मैं सहमत हूं। और रिस्क बिल्कुल बिल्कुल यहाँ एक रिस्क फैक्टर है कि कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी के सैंक्शन के बगैर, उसकी संस्तुतियों के बगैर क्रिप्टो करेंसी, और जैसा कि मैंने शुरुआत में जब मैंने ओपनिंग किया था एज ए एंकर, तो मैंने बोला था कि क्रिप्टो करेंसी अब हमारे लिए हकीकत बन गई, जिसको अभी हम लीगल है इलीगल है इस पर चर्चा कर रहे थे हम आम नागरिक, और उसको सरकार ने सिर्फ उस पर न सिर्फ उसको लीगलाइज कर दिया मिनट भर में, बल्कि उस पर टैक्स दर भी तय कर दी। तो ये थोड़ा सा आश्चर्य में डालने वाली बात है, और इस पे आप बिल्कुल सही हैं कि यहां सुरक्षा का मामला भी जुड़ा हुआ है। जी, सुरक्षा का मामला जुड़ा है। टैक्स पहले भी लगता था, लेकिन टैक्स पहले नॉर्मल लगता था, उसके लिए स्पेसिफिक टैक्स स्लैब की घोषणा की थी। उसको आप क्रिप्टो करेंसी में आप लगाते तो स्पेसिफिक टैक्स स्लैब की घोषणा की। तो मैं वही बता रहा हूँ, ऐसे पेटीएम के साथ भी रेगुलेटरी अथॉरिटी शुरू में नहीं थी। अब धीरे धीरे आरबीआई ने उनसे समझ सकी, तब ये हो गया कि जितने भी डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट आज जो प्राइवेट सेक्टर के भी हैं, कि कितने घंटे में पैसे वापस करेंगे, अगर पैसे वापस नहीं करेंगे तो आरबीआई उस पर क्या एक्शन लेगी, या दूसरी रेगुलेटरी अथॉरिटी उस पर क्या एक्शन लेगी। आप इसके दिन से देख रहे होंगे कि 28 दिन हम बार बार कहते रहे कि आपका क्या टीवी चैनल हो चाहे दूसरे जो पेड चैनल जितने भी आते हैं, उनमें सब में चार्जेस क्या है, वो 28 दिन के चार्जेस आप बिलिंग करते हैं, महीना 28 दिन को बोलने लगते हैं। आप बड़ी मुश्किल से रेगुलेटरी अथॉरिटी करेंगे, 28 में 1 महीना 30 दिन का होता है। ये जो बातें हैं, ये सब बातें कहाँ पर किया है, रेगुलेटरी अथॉरिटी बीच में नहीं इतनी इफेक्टिवली काम नहीं कर पाती। जो आप बात शुरू में ही कह रहे थे, यूजर फ्रेंडली हो गए, जो गूगल पे करने वाले हो गए या जो पेटीएम पे करने वाले हो गए, पैसा लेना तो जानते हैं, लेकिन उनके पास भी अभी उतना एजुकेशन लेवल उतना हाई नहीं हुआ है कि उनसे कितने चार्जेस या उनसे कितने पैसे ये एजेंसियां बीच में ले रही हैं, क्या वो जायज है या नाजायज है, उस पर आज तक क्या किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी ने बिल्कुल बोला? ये सब हम लोगों के सोचने की बात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये आम आदमी को नहीं समझ में आती, बिल्कुल ये समझ में नहीं आती जो पेमेंट कर रहा है। जी जी, ये उसको समझ में नहीं आती कि मदर डेयरी में जो जाता है पेमेंट करके आता है, उसको बोलते हैं कि आपको कैशबैक पॉलिसी है। कैशबैक के लिए क्या कोई ऐसी प्राइवेट एजेंसी है, कोई दुकानदारी ऐसी चलती है क्या कि उसको पैसे वापिस दे और अपने आप घाटा खा ले? ऐसा कोई तरीका नहीं। और दूसरा है जो कैपिटलाइजेशन का सिस्टम नया चला दिया गया, बड़ी बड़ी कंपनियां लगातार करोड़ों अरबों रुपए का घाटा खाती रहती है और उसके बाद कहती है ऑल ऑफ सडन पब्लिक इशू लेकर के आती है और कई करोड़ रुपए आपको शेयर मार्केट के थ्रू
आप ही के पैसे आपसे वापिस ले लिए जाते हैं। तो एक तरीका है वो, उसके बारे में क्या कभी किसी ने कुछ सोचा क्या उसको पब्लिक फोरम में या पब्लिक प्लेटफॉर्म पे किसी के साथ शेयर किया कि हमने इसके विषय में ऐसे सोचा हुआ है, इन चीजों को हम ऐसे कंट्रोल करें। हम आपसे आखिरी सवाल करेंगे, ढेर सारे सवाल करने की इच्छा हो रही है सर, लेकिन समय की पाबंदी है। लेकिन आखिरी एक सवाल के बाद हम इसको समअप करेंगे कि अगर इस पूरे बजट को देखना हो तो एक बड़ी बात है, हम एक घर के मालिक के तौर पर सोचें। और आज हमने चर्चा की तो बहुत ही साधारण भाषा में, साधारण शब्दों में मैंने आपसे सवाल किए, और सवाल वो ये है कि अगर इस देश के वित्त मंत्री की तरफ से ये जो बजट पेश किया गया है, अगर इस पूरे घर के वो मालकिन हैं तो उन्होंने ये एलोकेशन किया है क्षेत्रों को देख करके, लेकिन आय और व्यय का एक समन्वय होना चाहिए। तो इसमें बजट घाटा और फायदा, इसको लेकर के अगर हम सामान्य शब्दों में बात करें तो क्या अनुमान है, जो दृष्टिकोण है और जो कुछ भी प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है, हम बड़े घाटे की ओर हैं या उसको समायोजित करके उसको कहीं ना कहीं नियंत्रित करने की कोशिश में भी कुछ सफल दिख रहे हैं? देखिए, हम जो प्रेजेंट सिनेरियो, इसमें चाहे कोई गवर्नमेंट है, चाहे कोई मंत्री हो, चाहे मैं ही मंत्री बन जाऊं, चाहे कोई भी सरकारें आए, बहुत अधिक ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि आपके रिसोर्सेज लिमिटेड है। पैंडेमिक चल रहा है और आपने बोला भी कंटिन्यू चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है। ये सब चीजों को आप देखिए तो जो रेवेन्यू मॉडल है, जो रेवेन्यू आने की संभावनाएं है, वो काफी कम है। और एक सिस्टम, हमें अंग्रेजों ने एक सिस्टम हमें दे दिया था ब्यूरोक्रेसी का, वो सिस्टम अभी एज इट इज हम फॉलो कर रहे हैं। उसमें कुछ कमियां आई हैं बिकॉज ऑफ नई टेक्नोलॉजी आ जाने के कारण से, लेकिन वो सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। तो जिस ढंग का गेटअप बनाया, जो चीजें की गई, क्योंकि हम लोग तो पहले से मान के चल रहे थे कि स्लैब में कोई बहुत ज्यादा कमी करने की संभावना नहीं है, क्योंकि रिसोर्सेज नहीं है। और एक बात, एक जो बजट है 39.45 लाख करोड़ रुपए का जो बजट बनाया गया है, वो हायर साइड पे बनाया जाता है। उसका कारण ये भी रहता है कि आप पुष्ट दोगे, आप अपनी टीम का मॉरल अप करोगे। जब आप क्रिकेट खेलने जाते हो तो आपकी टीम का अगर मॉरली डाउन जाए, बाहर ऑस्ट्रेलिया की टीम हमसे तगड़ी है, तो आप पहले ही हार मान लोगे। तो आप मॉरल बूस्ट करते हो कि देखो जो हमने बजट जो है पहले के मुकाबले ज्यादा हुआ है और हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो लोग जो है उत्साहित होते हैं, और साथ साथ इन्वेस्टर उत्साहित होता है, मैन्युफैक्चरर उत्साहित होता है, कॉमन आदमी उत्साहित होता है। उस सब चीजों का उत्साह बनता है, तो उससे कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी आती है। गैस अभी भी शायद 6% का करीब बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट आएगा। मुझे लगता है कि जो प्रेजेंट सिनेरियो उसमें वो ठीक है, उससे ज्यादा, उससे आप बहुत कम नहीं कर सकते थे, इतना आना ही आना था। आप उसको अब कंट्रोल कैसे करते हो फिर से, अब वो एक अगले 6 महीने या साल भर देखने की बात है। अगर उसे कंट्रोल करके ले गए, मुझे लगता है वन ऑफ दी बेस्ट बजट गिवन इन द गिवन सर्कमस्टांसेस। इकोनॉमी की दृष्टि से देखा जाए, इससे अच्छा, बहुत ज्यादा अच्छा बजट बनने की संभावना नहीं थी। मिडिल क्लास के लेवल से देखा जाए, मिडिल क्लास को लगता है कि जो उसकी एक्सपेक्टेशन है फुलफिल नहीं पाई, तो उनमें थोड़ा मायूसी की बात है। लेकिन मुझे लगता है कि मायूसी के अलावा इसमें कोई बहुत ज्यादा संभावनाएं शायद वित्त मंत्री के पास भी नहीं थी। हो सकता था कुछ स्लैब इधर उधर करके कुछ देर के लिए खुद करा जा सकता था, लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। और आपका ये लास्ट कमेंट सर, इस इकोनॉमिक सर्वे से लेकर के बजट प्रेजेंटेशन का वास्तविक सच बयां करता हुआ दिख रहा है। और शायद मैं आपके इस लास्ट कमेंट से पूरी तरह से सहमत हूं कि बजट बहुत ही दूरगामी तरीके से उस सारे मुद्दों को देख करके, सारे पहलुओं को देख करके बनाया गया है। लेकिन मध्यम वर्ग जो इस देश की रीढ़ है और आप कह सकते हैं कि आत्मा है, वो अभी कहीं ना कहीं राहत नहीं पाता हुआ दिख रहा है। शायद इसमें वित्त मंत्री के सामने मुश्किलें भी थी और उस मुश्किल से वो पार नहीं हो पाई, इसलिए उसके एक्सपेक्टेशंस पूरे नहीं हुए। और इस पर चर्चा और इसकी आलोचना होगी और इसे सरकार को देखना और समझना पड़ेगा। और इस पर अगर कोई राहत हो सकती है तो हो सकता है सुझाव के तौर पर एक्सेप्ट करते हुए उसे दिया भी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश पैनोली जी। और देखा आपने कि किस तरीके से बराबर इकोनॉमिक सर्वे से लेकर के बजट प्रेजेंटेशन पर लोगों की राय और विशेषज्ञों की परिचर्चा एवी स्टार न्यूज पर चल रही है।
हम इस पहलू को और इस पूरे मामले को आगे बढ़ाते हुए और अन्य मुद्दों पर कुछ ही देर में चर्चा के लिए आएंगे। इसलिए आप देखते रहिए विस्टार न्यूज, क्योंकि यहां खबरों और उसके विश्लेषण का सिलसिला कभी नहीं थमता। दीजिए इजाजत, नमस्कार।